केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग अभी तक के क्लास में भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का कितना तरीका होता है, ये चीज़ें इन चीज़ों पर हम लोग फोकस किए हुए थे। फिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, एक संतुलित और दूसरा क्या होता है असंतुलित। फिर हम लोग ये भी फोकस किए हुए थे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के तरीका कितना होता है, एक अनुमान विधि और दूसरा क्या चीज बीजगणितीय विधि। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर हम एक माइंड मैप आपके सामने रखा हुआ है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में लगभग इतना चीज हम लोग को पढ़ना है। जैसे पहला हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें आप जो ट्रिक यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ए बी इस टाइप के जो फॉर्म में लिखे हैं ना, इस पर यदि आप ध्यान देते हो ना तो आपको एक्चुअली आपको जो फेयर बनाना है ना, तो ये चीज यदि आपको कंप्लीट हो जाता है ना, ये चीज यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो बस आपका टोटल डिफिनीशन यहीं से याद हो जाएगा। आपको अलग से डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका टोटल पहला चैप्टर का माइंड मैप यही है, मेन चीज आपका यही है। ठीक है, और एक पेज में आपका टोटल हमने आपका चैप्टर को क्या किया है, रख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो चीज पढ़ना, अब इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये दोनों ये तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। इसमें क्या देख रहे हो, इसको एक पदार्थ मान लो, इसको एक पदार्थ मान लो, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो जा रहा है, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहा है। इसको सी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम सी भी बोल सकते हैं। चलिए ये भी न लिख करके चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम सी लिख सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है। इस तरह का क्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो वियोजन, इसमें क्या हो रहा है कि एक पदार्थ दो पदार्थ पे टूट रहा है, एक पदार्थ दो भिन्न पदार्थ पे टूट रहा है। नहीं, इसको यदि हम सी मान लें, क्या मान लें सी, तो सी जो है ए और बी में टूट रहा है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, वियोजन, टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है। और संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ एक मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाए, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में देखो क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। इस टाइप का अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। फिर देखो विस्थापन अभिक्रिया, ये देखो ए हो गया, ये बी सी हो गया। तो इसमें देखो एक तत्व है, ये यौगिक हो गया। इसमें दो, जहां दो रहा उसको यौगिक समझना। तो इस तत्व हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। ये तत्व हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसमें से बी अलग हो जा रहा है और ए सी एक साथ हो जा रहा है। इसका मतलब ए क्या किया, बी को हटा दिया और इसके जगह पर खुद अपने आ गया। ए एक तत्व और एक यौगिक रिएक्शन किया, तो इसमें हो क्या रहा है, ए बी के जगह पर आ गया, अब बी को बाहर कर दिया, तो बी बाहर हो गया, ए और सी मिलकर क्या बन गया, ए सी। इस तरह का क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह से एक द्विविस्थापन होता है। द्विविस्थापन में देखो क्या चीज है आपका, द्विविस्थापन में देखो क्या चीज है, ए बी प्लस सी। ए बी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, और ये दोनों मिलकर के ए डी प्लस बी डी। अब देखो क्या हो रहा है, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। तो ये देखो, अब ये चूंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं, तो इस आयनिक यौगिक में क्या होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एक डोनेट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जिसमें प्लस है, इसका मतलब क्योंकि ये कंपाउंड जब बना होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो जो त्यागता है उसके ऊपर प्लस आता है और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस। तो ए त्यागा है, बी क्या किया, ग्रहण किया है, ये प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस। उसी तरह से इसमें इसने त्यागा, इसने क्या किया, ग्रहण किया है। इस तरह के जब आयनिक यौगिक इसको बोलते हैं, तो दो आयनिक यौगिक जब रिएक्शन कराया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि अपने समूहों का अदला बदली कर लेते हैं। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस है, क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। तो ये अपने समूह का अदला बदली करते हैं, तो ये भी तो विस्थापित करे एक दूसरे को।
अब देखो ए इसमें से क्या किया, सी को हटा करके इसके जगह पर आ गया, ये बी जो है इसके साथ आकर के मिल गया, तो ये बन गया ए डी, ये क्या बन गया बी सी। तो इस समूहों का अदला बदली करते हैं, मतलब 2 बार विस्थापन होता है। एक ए जो है इसमें से किसको हटा देता है, सी को, और सी आकर के इसके साथ मिल जाता है। इस समूह का क्या करते हैं, अदला बदली, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं। उसी तरह से ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ अपक्रिया वैसे होता है जिसमें ऊष्मा रिलीज होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे दो चीजों को मिलाओ, तो मिलाने के क्रम में कुछ नया चीज तो बनता ही है, और उसके अलावा क्या निकलता है, हीट, ऊष्मा निकलता है। तो जिसमें से ऊष्मा निकले उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। और जिसको ऊष्मा देना पड़े उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। अब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जब तक उसको ऊष्मा नहीं दोगे रासायनिक अपक्रिया नहीं होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उसको गर्म करोगे तो जाकर के वो टूटेगा। इसका मतलब पहले उसको ऊष्मा चाहिए तो वो क्या होगा, टूटेगा। मतलब पहले ऊष्मा को अवशोषित करेगा और तब क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा, वो टूटेगा वो। हर समय इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। तो वैसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्रिया प्रक्षेपण अपक्रिया है। कुछ अपक्रिया वैसी होती है जिसमें अवक्षेप बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया। उसी तरह से उपचयन, यहाँ पर अपचयन है कि नहीं। एक और अपक्रिया होता है रेडॉक्स, जिसको उपचयन अपचयन दोनों कहते हैं। ये हो गया हम लोग का माइंड मैप। मतलब लगभग इतना ही चीज आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इतना चीज भी यदि आपका, इतना ही चीज पर आपको फोकस करना है, हम पढ़ाएंगे आगे। टोटल चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो बस ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है। आपका सिलेबस, आपका चैप्टर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। अब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा है जो थोड़ा सा हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन रिएक्शन में मेन इतना ही है आपका। तो चलिए एक एक चीज पर हम लोग फोकस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया। क्या चीज, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया में आप पहले ये वाला ट्रिक देखो, इस टाइप के ट्रिक में देखो, ट्रिक से आप पहचान सकते हो इस टाइप का जो चीजें आपको बनेगा ना कहीं भी रिएक्शन में, आप समझ जाना क्या चीज है, संयोजन अपक्रिया है। तो क्या हो रहा है संयोजन अपक्रिया में जी, देखो यहाँ पर ए और बी दो पदार्थ है, और दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है, जिसका गुण इसके गुण से कौन सी अलग है। चेक करो, हमने कलर अलग डाल दिया है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और दोनों को मिलाने से प्लस, इसको अभिकारक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। देखो ये ट्रिक हो गया कि ए और बी दो पदार्थ हो, तो दोनों पदार्थ को मिलाने से एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। याद हो गया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब ए प्लस बी सी के बराबर हो जाए, ए प्लस बी मिल करके सी बन जाए, मतलब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन याद हो गया, क्या होता है संयोजन अपक्रिया का डिफिनेशन, संयोजन अपक्रिया कहते हैं, क्या कहता है। अब इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी एक तत्व हो गया, ये भी एक तत्व हो गया, ये भी एक पदार्थ हो गया, ये भी एक पदार्थ हो गया। दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बन गया, जल। तो दो पदार्थों को मिलने से नहीं बन रहा है, इसका मतलब किस अपक्रिया का उदाहरण हो गया, संयोजन। तो एग्जाम में आता है आपका, इस टाइप के एग्जाम में आएगा उदाहरण और कहेगा इसमें बताओ कौन संयोजन अपक्रिया है। तो क्या संतुलित है इसका, ए प्लस बी मिल करके क्या बनेगा, मतलब दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया। तो देखो दो पदार्थ, इसको ए मानो इसको बी मानो, ये क्या हो गया सी, ए प्लस बी मिलकर क्या बन रहा है सी, संयोजन अपक्रिया। इसमें भी देखो एक पदार्थ हो गया, एक पदार्थ हो गया, मिलकर के ये वाला बन रहा है, मतलब ए प्लस बी इसी टाइप का ना गया, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। इसमें भी देखो ए प्लस बी सी, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, संयोजन अपक्रिया हो गया। क्या हो गया। अब यहाँ पे एक चीज पर फोकस करने वाला है, ध्यान से देखो, ये जो है ना एक तत्व है, ये भी कौन सी है। तो इस उदाहरण में ए एक तत्व हो गया और बी कौन सी हो गया, एक तत्व हो गया, और दोनों मिलकर के एक यौगिक बना रहा है। यौगिक का मतलब होता है जब दो तत्व मिलते हैं
मिलने के बाद से जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ में को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के H2O बना दिया। इस जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ने मिल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। इसको हम बोलेंगे यौगिक, या इसी को हम अणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अणु भी बोल सकते हैं। हालांकि अणु का डिफिनेशन कुछ और होता है, नहीं, फिलहाल आप इसको क्या बोलोगे, कंपाउंड बोलोगे, यौगिक बोलोगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या चीज है, इसको क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो को। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जल, तो इसको क्या बोलोगे, इसमें ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, तो इस ए को क्या बोलोगे, तत्व बोलोगे कि यौगिक बोलोगे, यौगिक बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन दोनों मिल करके ये चीज बना हुआ है। तो दो तत्व मिला हुआ है इसमें, तो दो तत्व मिल करके जब कुछ नया बनाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो ये ए इस अब क्रिया में ये ए कौन सी है, यौगिक, और ये बी कौन सी है, ये भी यौगिक है। और दोनों मिल करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं, वो भी यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या चीज है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन भी है। ये भी क्या हो गया, यौगिक। ये भी क्या हो गया, यौगिक हो गया। अच्छा, इसमें देखो, ये कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्रिया करता ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये क्या चीज है, यौगिक। ये भी कौन सी है, हाँ, ये तत्व हो गया। ऑक्सीजन एक ही चीज है, भले इसमें ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर अणु का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन एक है, तो इसको तत्व बोल सकते हैं। ये भी एक तत्व हो गया। इसमें यौगिक और तत्व मिलकर के क्या बना रहे हैं, यौगिक। मतलब ये सब लिखने का मेन पर्पस हमारा ये है, तत्व तत्व यौगिक, ये सब लिखने का मेन पर्पस ये है कि जहाँ ए और बी है ना, ये दोनों कोई तत्व भी हो सकता है, ये दोनों कोई यौगिक भी हो सकता है, या एक यौगिक और एक तत्व भी हो सकता है। अरे समय, इसीलिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। दो तत्वों को मिलने से एक यौगिक बना, इसमें एक यौगिक, दो यौगिक मिलकर के एक यौगिक बना रहा है, और यहाँ पे एक यौगिक का एक तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक। लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसका मतलब कौन सा क्रिया हुआ, रासायनिक। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। तो जल जो होता है ना, आप दोनों का रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है, कि दोनों को हम बहुत गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते। देखो, ऐसा होता है कि इसको आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली भी जल को बना सकते हो, लेकिन जल जब बनाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। आप चाहो कि जल जो बनाओगे उसको स्टोर कर ले, तो नहीं स्टोर हो पाएगा जल्दी से। क्यों नहीं स्टोर हो पाएगा, इसके पीछे रीजन है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ही जल बनता है। जैसे आप क्या करो कि एल्युमिनियम का फॉइल ले लो, या एल्युमिनियम ले लो, और या जिंक ले लो, और उसको एसिड के अंदर डालो। एसिड के अंदर डालोगे ना, तो रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए ना, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब उसको क्या करो, जैसे मान लो कि ये अपने पास एक प्रखनली हो गया इस टाइप का, ये प्रखनली हो गया, ये प्रखनली हो गया। अब इसमें हम पहले से एसिड डाले हुए, HCl चाहे H2SO4 जो डालना है डाले, इसके अंदर हम डाल देते हैं कोई रिएक्टिव, कोई एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे तत्व डाल देते हैं। जैसे मान लो कि इसमें डाल दें हम जिंक, क्या डाल दें, जिंक डाल दें, ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद से बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको गुब्बारे के अंदर स्टोर कर लेंगे। किसके अंदर स्टोर कर लेंगे, ये गुब्बारे के अंदर। अब निकलेगा, ये गुब्बारा में जाकर के स्टोर हो जाएगा, गुब्बारा में स्टोर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो होगा ना, गुब्बारा में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब गुब्बारा को इसे यहाँ से पकड़ लेंगे हम। अब पकड़ने के बाद से, जैसे देखो यहाँ पर, अब पकड़ने के बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम माचिस ले जाएंगे इसे सामने। अब इसके अंदर तो हाइड्रोजन गैस स्टोर हो गया है, अब हम माचिस ले जाएंगे। अब इसको जैसे ही से छोड़ोगे ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एक ऑक्सीजन है ना एयर में, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको हाइड्रोजन को छोड़ोगे, चूंकि गर्म करने का मतलब ऑक्सीजन इससे तभी रिएक्ट करेगा जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसीलिए इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, तो वही हम आग इसके नजदीक ले गए हैं, ताकि वहां का एयर जो है ना गर्म हो जाए, और गर्म होगा तो ऑक्सीजन उसे क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करता है ना, तो जल तो बनता है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना, कि वो जल जो होता है ना, भाप बन जाता है,
और एक ही बार बूम से ऐसे करेगा, इसे ऐसे क्या करेगा, बूम से ऐसे बैलून कैसे कैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप डायग्राम, ये हाइड्रोजन गैस स्टोर हो रहा है और इसके सामने जो है ना ऐसे जलती कुछ चीज ले गया गया है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा ना, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, पहले से यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, यहाँ पर आग वगैरह कुछ जला करके ले गए हैं, तो एक ही बार में रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो जल बनेगा, लेकिन जल आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाप बन करके क्या हो जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा ना कि वहां आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ेगा तो जल जो बनेगा ना वो भाप बन करके उस आग में भाप बन जाएगा, भाप बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसको स्टोर कर पाओगे? नहीं स्टोर कर पाओगे उसको। आ रहा समझ में? अच्छा, दूसरा ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल से रिएक्ट कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा होगा घर पे पेन पुचारा वगैरह, घर का शादी ब्याह फंक्शन में होता है, व्हाइट चूना वगैरह हम मार्केट से लाते हैं, तो जो चूना हम लोग लाते हैं मार्केट से ना, वो होता है हमारा ये वाला चूना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? अब कैल्शियम ऑक्साइड को आप देखते हुए घर पे जो है बाल्टी वगैरह या किसी बर्तन में डाल दिया जाता है तो खौलता है वो, उसको छुएगा तो हाथ जला जाएगा नहीं, तो जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं ना तो ये खौलता है। तो खौलने का मतलब क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया बताया ना कि 5 लक्षण दिखाई दे समझना रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, तो खौलेगा, इसको टच करोगे ना तो बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाता है। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड किसे रिएक्ट कर रहा है, जल से, तो जल से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद से जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा होगा तो भी एक चूना बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र ये वाला होता है CaOH का फुल ट्वाइस बनेगा। और ऊष्मा तो उसको छुओगे तो गर्म होगा ये, नहीं ऊष्मा तो रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से जो चूना हमें प्राप्त होता है ना ठंडा होने के बाद, उसको हम लोग कौन सा चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसको बुझा हुआ चूना। और इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी चूना है लेकिन ये बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या इसी को कली चूना भी कहते हैं, या नॉर्मली चूना कहते हैं। इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं, कौन कौन, एक बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना, या सिंपली चूना के नाम से जानते हैं। इसी को जब पानी में डाल देते हैं, जो चूना हमको प्राप्त होता है ना, वो होता है बुझा हुआ चूना। ठंडा हो जाता है तो कौन सा चूना, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो आता है एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में कौन बिना बुझा हुआ चूना है। और इसी को जब हम घर के दीवार वगैरह पर पेंट वगैरह करते हैं ना, तो फिर ये हवा में जो CO2 होता है ना उससे रिएक्ट करता है, ये बुझा हुआ चूना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा चूना तैयार हो गया, अब घर पे देखते हो ना, उसके बाद से लोग पेंट पुचारा करना चालू कर देता है इस तरह से। तो होता क्या चीज है, जब पेंट पुचारा किया जाता है ना, तो ये चूना वायु के संपर्क में आ जाता है, तो वायु में क्या रहता है, CO2, तो ये CO2 से रिएक्ट करता है, ये CO2 से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद से फिर ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और यही जैसे जैसे सूखता है ना, तो वैसे वैसे चमकता है। तो जो दीवार पर जो हम लोग पेंट कर देते हैं, पुचारा कर देते हैं चूने का, तो हवा में CO2 से रिएक्ट करके क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोला जाता है। ठीक है, और यही सूत्र संगमरमर का भी होता है, किसका होता है, संगमरमर का भी होता है, CaCO कैल्शियम कार्बन। और यही दीवार पर करने के बाद से लास्ट में चमकना चालू हो जाता है, क्योंकि संगमरमर में क्या होता है, चमक, इसीलिए चमक इस पे क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, मतलब चमकना चालू हो जाता है, चमकना चालू हो जाता है। तो संयोजन अपक्रिया याद हो गया, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं वियोजन अपक्रिया, कौन सा अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। तो देखो पहले ट्रिक देखो क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में टूट रहा है, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता हो, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब कौन सी हो गया, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, याद रखना इसी क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। तो क्या होगा डिफिनीशन, वैसी रासायनिक अपक्रिया
जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या चीज हो। इस तरह का क्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स टूटना, वियोजन मीन्स टूटना। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होता है, टूट जाता है। इस सब क्रिया को हम कहते हैं कौन सा क्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया डिफिनीशन। संयोजन में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता था। इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो या दो से नए पदार्थ में टूट रहे हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसको जब हम गर्म करते हैं ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलता है। मतलब समझे, एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, नहीं इसको गर्म करोगे ना तो ये बन जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, जो आप मार्केट से लाए, किसे लाए, तो वो चूना बनेगा और CO2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जा रहा है, इसमें से CO2 निकल जाएगा, तो जो बचेगा ना वो ये वाला चीज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखो तो क्या किया तुमने, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तब ये काम हुआ। अच्छा दूसरा में फोकस करो, ये जल हो गया। अब हम चाहते हैं कि जल को तोड़े और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो गर्म करने से नहीं होगा, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई करना पड़ेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। ये जल हो गया, यदि जल में आप विद्युत सप्लाई करोगे ना तो उसमें से जल जो होगा ना वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है देखो तो, एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, एक पदार्थ दो या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये भी कौन सा क्रिया हो गया, वियोजन अपक्रिया। ये भी क्या हो गया, देखो ना CA+B, इस टाइप का क्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, देखो विद्युत सप्लाई करना पड़ेगा, इसको गर्म करने से ऐसा नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई करना पड़ेगा। इस सब क्रिया के लिए आप क्या कर रहे हो, सेकंड वाले के लिए विद्युत सप्लाई करना पड़ रहा है। अच्छा इसमें देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हम यदि सनलाइट में गर्म करोगे तो नहीं, सूरज के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को इसे छोड़ दोगे ना तो ये क्या होगा कि Ag में और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसमें से चांदी अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Ag का सूत्र किसका सूत्र होता है, चांदी का नहीं, तो सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में सनलाइट में हम रख दे, सूर्य के प्रकाश में हम रख दे तो इसमें से Ag अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये भी तो एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको। अब तीनों में देखो तो कुछ अंतर है क्या, इस सब में सब वियोजन अपक्रिया है, लेकिन यहाँ पर देखो इसको आपको इसको तोड़ने के लिए इसको हीट मतलब इसको उष्मा देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या सप्लाई करना पड़ रहा है, विद्युत, इसको बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या देना पड़ रहा है, सनलाइट, इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। अब आपसे कोई पूछे कि वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार का, तीन टाइप का, एक हो जाएगा ऊष्मीय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाँ ये हो जाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ये हो गया ऊष्मीय, क्योंकि इसमें ऊष्मा देने पर ये टूट रहा है, ये हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अच्छा इसमें क्या किया जा रहा है, विद्युत धारा सप्लाई करेंगे तो ही जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जाकर के टूटेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विद्युतीय
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। तो याद हो गया, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का, 3 टाइप का, ऊष्मीय, विद्युतीय, प्रकाशीय। ऊष्मीय तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती हो, नहीं वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसके लिए विद्युत धारा की जरूरत पड़ता है, विद्युत की जरूरत पड़ता हो, और वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में होता हो। नहीं जैसे AgCl हो, इसको गर्म करोगे तो इसमें से AgCl2 बाहर नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि जैसे AgCl हो गया, ये धूप आ रहा है, तो धूप आ रहा है जब इसके सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा, इसमें से Cl2 गैस निकल जाएगा, Ag क्या हो जाएगा, रह जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत सप्लाई करोगे, इसके लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है। जैसे ये मग हो गया, मग में हम पानी ले लेंगे, मग में क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, मतलब मग में हम इधर से छेद कर देंगे, और छेद करने के बाद से इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जैसे आप सेल देखते हो, बैटरी देखते हो ना टॉर्च वगैरह का, तो उसमें उसको फोड़ोगे तो एक काला इस टाइप का निकलता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोड बना देंगे। क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड, चाहो तो आप कांटी का भी बना सकते हो, तो इलेक्ट्रोड बना देंगे, छेद करके इस तरह से 2 बैटरी को यहाँ पर, इलेक्ट्रोड को यहाँ पर, एक यहाँ पर कर देंगे। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, बैटरी लेंगे, सेल लेंगे, नहीं कम से कम मतलब कि 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का एक बैटरी ले लेंगे, हम सेल ले लेंगे, और दोनों को हम जोड़ देंगे इस तरह से, और अब इसको हम ऐसे, अब उसके ऊपर से पानी उसके ऊपर हम डाल देंगे, मग में पानी डाल देंगे, मग में तो पहले से ये दोनों फिट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से अपने पास मग रहेगा, क्या रहेगा, इस तरह का मग रहेगा, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम फिट कर देंगे इस तरह से, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम फिट कर देंगे, यहाँ पर मतलब बैटरी को फोल्ड करके लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बैटरी से इसको हम जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा प्लस साइड में, बैटरी का 2 साइड होता है ना, एक प्लस से क्या होता है, एक माइनस होता है, तो एक प्लस हो गया, एक क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब करंट सप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक हम उसमें पानी भर देंगे, यहाँ तक हम पानी भर देंगे, यहाँ तक पानी भर देंगे, अब पानी भर देंगे। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे ना कि परख नली को रख देंगे। परख नली क्या करेंगे, मतलब पहले हाँ परख नली को इस तरह से कि उसके अंदर हवा नहीं रहे, उसके अंदर हवा नहीं रहे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये परख नली को कैसे ऐसे ला करके इसको क्या करेंगे, ऐसे ढक देंगे, इस तरह से ढक देंगे। अब इसके अंदर हवा नहीं है, खाली है, क्या चीज है, खाली है। अब खाली रहने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा पानी उसमें भर देंगे परख नली में, अब पानी के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे, तो पानी नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली। अब ये खाली हो गया, तो खाली हो जाएगा ना, अब इसको गर्म करोगे तो देखोगे अब बुलबुला निकलेगा, तो बुलबुला कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब इस चीज को देखो इस तरह से, एक ऑक्सीजन स्टोर होगा, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। अब पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, तो फिर इसके अंदर हम इस तरह से हाथ इस तरह से डालेंगे और इसका मुंह बंद कर लेंगे, वो क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, तो बंद करके हम ऐसे कर लेंगे, तो पानी नीचे चला जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऊपर। हाथ से तो ऊपर से बंद किए हुए हैं, नहीं अब ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जलती हुई कुछ चीज ले जाएंगे इसके नजदीक, और उसके बाद से हाथ हटाएंगे, तो हाथ हटाएंगे, यदि तेजी से जलने लगा, आग तेजी से और जलने लगा, तो समझ जाएंगे ऑक्सीजन है, और ये भप भप का आवाज आने लगा, तो समझ जाएंगे कौन चीज है, हाइड्रोजन। तो पता चल जाएगा कि ये जल जो है 2 गैस में टूट गया, एक हाइड्रोजन एक कौन सी गैस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक गैस हो जाएगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जल के ऊपर विद्युत धारा सप्लाई करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। इसका भी प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, इसका भी, इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, श्वेत हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कौन सी हो गया, चांदी हो गया। अब क्लोरीन क्या हो गया, निकल गया, क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा अब एक चीज बताओ, संयोजन अपक्रिया में क्या होता था, जल्दी से बोलो तो। संयोजन अपक्रिया में यही ना होता था, इसी का उल्टा ऐसे होता था, संयोजन अपक्रिया में ये काम होता था, ये काम होता था कि 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता था। अब वियोजन अपक्रिया में क्या है, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटता है,
तो हम कह सकते हैं ना कि संयोजन वियोजन दोनों एक दूसरे के कौन सी है, विपरीत है, उल्टा है, नहीं हो गया। वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, और संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है। मतलब दोनों कौन सी एक दूसरे के, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्यों, उदाहरण दें तो अब इसका डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा कि संयोजन अपक्रिया में दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है, जबकि वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से नए पदार्थ का निर्माण करता है। अतः ये दोनों एक दूसरे कौन सी है, विपरीत है। एक दो में टूटता है और दूसरा दो मिलकर के एक बनाता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के क्या चीज है, विपरीत। जैसे उदाहरण में आप इसको दे सकते हो ये दोनों मिलेगा तो ये बनेगा, ये टूटेगा ये वाला चीज, ये दोनों मिलकर के ये बनेगा संयोजन अपक्रिया, ये टूट रहा है इसमें तो क्या हो गया, वियोजन अपक्रिया। तो आप आराम से इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, दे सकते, एग्जाम्पल दे सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा विस्थापन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो विस्थापन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर ए एक तत्व है, इसमें दो चीजें है, तो एक यौगिक हो गया, ए देखो ना सिंगल एक तत्व हो गया, इसमें दो बी और सी दोनों मिलकर के बना है, दोनों मिला हुआ है इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, यौगिक। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये बी को बाहर कर दिया और एक खुद इसके जगह पर आकर के बैठ गया, एक यौगिक का फिर क्या बन गया, एक तत्व बन गया। इसमें हो क्या रहा है, ये जो है ना इस यौगिक के इस तत्व को विस्थापित कर हटा रहा है, एक तत्व हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक। इसमें हो क्या रहा है, ये जो है ना इसमें उपस्थित ये जो तत्व है बी ना, उसको क्या हो रहा है, हटा करके इसके जगह पर बैठ जा रहा है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटा करके उसके जगह पर आ जाए, इस तरह का अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापित कर दिया, हटा दिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर खुद इसके जगह पर आ जाए, तो इस तरह का अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे। बस ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, ए प्लस बी सी, ए प्लस, अब क्या किया इसने, बी को हटा करके इसके जगह पे वाला आ गया, क्या किया, विस्थापित कर दिया, भगा दिया इसको, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन अपक्रिया। अच्छा एक चीज बताइए, इसको हटाएगा तब ना जब ये कमजोर रहेगा, अब मान लो कहीं इसे दबंग रहेगा, भारी रहेगा, तो इसको भगाने से भागेगा, आके भागेगा, नहीं भागेगा। मतलब ये जो है ना ये जरूरी है कि ये ज्यादा क्रियाशील हो और ये कम क्रियाशील हो, ये ज्यादा शक्तिशाली हो ये कम हो, मतलब ज्यादा क्रियाशील हो ये कौन सी हो, तो ही जाकर के विस्थापन क्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बी को कब हटाएगा, जब बी कमजोर होगा, कमजोर होने का मतलब कम क्रियाशील हो, ये कौन सी हो, ज्यादा हो। तो याद रखना यह क्रिया तभी होगा जब ये जो है ना अधिक क्रियाशील हो, ये क्या चीज हो, अधिक क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो। ये क्या होना चाहिए, ये कम क्रियाशील हो, कम क्रियाशील। अब कौन तत्व ज्यादा क्रियाशील होता है, कौन कम होता है, इस चीज को हम लोग फोकस करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे धातु या धातु, तब वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें शॉर्टकट में लिख दिया कि ये घटते क्रम में, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसे कम ये होता है, इसे कम ये होता है, इसे कम ये होता है, इसे कम। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, FeCO4 लोहा कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो देखो तो क्या हो गया, इसमें FeCu को हटा दिया, इसको ए मानो, इसको बी, इसको क्या मानो सी, तो क्या हो रहा है इसमें, इसका कान पकड़ के हटा दे रहा है, इसके जगह पर आकर के बैठ जाएगा। तो कब बैठेगा, जब ज्यादा क्रियाशील होगा। तो चेक कर लो Fe में सी में कौन ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए FeCu को हटा सकता है। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख दे, ध्यान से देखो,
Cu अब प्लस प्लस FeSO4, तो क्या ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो क्या अब ये C Fe को हटा पाएगा? नहीं, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। ये क्या चीज है? तो नहीं हटा पाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन रिएक्शन तभी होगा जब ये स्ट्रांग हो। ये क्या चीज हो? वीक हो, मतलब ज्यादा क्रियाशील हो। ये क्या चीज हो? कम क्रियाशील हो, तो ही जाकर के होगा। ये लॉजिक आपको याद रखना है। फिलहाल ये 3-4 चीज आप याद रखना है कि Zn ज्यादा होता है, Fu से कम, Cu से भी कम, Ag जो होता है ना सबसे कम हो जाता है। Ag क्या होता है? सबसे। जैसे देखो यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल, इसको विस्थापन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? A प्लस BC, A प्लस BC, ये ज्यादा क्रियाशील है, कम, इसको हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा। तो हटाएगा तो Zn यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहले ये वाला इसे C से पहले कि नहीं है, तो ज्यादा क्रियाशील है, इसको हटा देगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको भगा देगा, मतलब Cu को विस्थापित कर दिया। तो कौन सा क्रिया कहेंगे इसको? विस्थापन क्रिया कहेंगे। कौन सा क्रिया? तो क्या हो रहा है इसमें विस्थापन क्रिया में? एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करते हैं तो इस यौगिक से इस तत्व को, एक तत्व इसके तत्व को हटा देता है, इसके जब ये वाला तत्व क्या हो जाता है? बैठ जाता है, मतलब विस्थापित कर देता है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटा दे और खुद इसके जगह पर अपने आकर के बैठ जाए, इस तरह का क्रिया को क्या कहते हैं? शर्त क्या है? ये तत्व ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये हो गया हमारा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया इस टाइप में होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कम क्रियाशील है ये, तो कभी इसके पास सटेगा? मारेगा कान के नीचे इसका, क्योंकि ज्यादा बलशाली है। नहीं, नहीं भागेगा ये। तो हर जगह बल का महत्व तो है ही नहीं, तो ये नहीं हटेगा, मतलब ये कम क्रियाशील, एक कम है, कौन सी है? ज्यादा है। तो रिएक्शन यहाँ पर, रिएक्शन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे जो यहाँ पर माइंड मैप में हमने आपको बताया है, नहीं, इसी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है? चलना है। इसी के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो नेक्स्ट हमारा अब हो जाएगा द्विविस्थापन। तो चेक कर लो, यही चीज हमने बताया जी, यही चीज, बस इसको आप आगे की चीजें समझ जाओ और इसको सिर्फ आप नोट कर लो, आपको सभी याद हो जाएगा। A प्लस बी मिलकर के C, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ पर संयोजन क्रिया, वो चीज पढ़े हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, वियोजन क्रिया। इसमें क्या हो रहा है? देखो तो A प्लस BC, B प्लस AC, मतलब इसके तत्व B को A हटा दे रहा है और इसके जगह पर आकर के बैठ जा रहा है। ये B अलग हो गया, AC क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या कहलाएगा? विस्थापन क्रिया। उसी तरह से द्विविस्थापन है, कौन सी है?